स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 10। और ये पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 10 है और लास्ट चैप्टर है ये। इस चैप्टर के हम दो पार्ट बनाएंगे। इस जो आपका चैप्टर 10 है विकास। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास का अर्थ क्या होता है इसके बारे में, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा विकास की चुनौती क्या है, और तीसरा होगा विकास का प्रचलित मॉडल क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले जानते हैं विकास क्या होता है और विकास के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो मत हैं वो क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो विकास से क्या अभिप्राय है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, देखिए उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा विकास है। यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो एक व्यक्ति की उन्नति, उसकी प्रगति होना, उसका एक समाज का कल्याण और एक बेहतर जीवन की जो व्यक्ति की आशा होती है, अभिलाषा होती है, वही होता है विकास करना। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो चाहता है वो मिल जाए, समाज के कल्याण को हित में ध्यान, उसको हित में रखते हुए, हित को ध्यान में रखते हुए, तो ये विकास होता है। सामान्य भाषा में इसे कहते हैं। संकुचित रूप में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि विकास का अर्थ ज़्यादातर व्यक्ति के आर्थिक विकास से आर्थिक विकास की जो वृद्धि की दर है, यानी कि आर्थिक विकास है, उससे उसके रूप में जोड़ा जाता है। यानी कि विकास कहते हैं आर्थिक विकास जो हो रहा है उस व्यक्ति का, वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि सकारात्मक हो रहा है, तो यानी वृद्धि हो रही है, तो वो कहलाता है विकास। ठीक है, व्यापक अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। यानी कि देखिए इसमें क्या है, आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। यानी कि विकास का अर्थ ये है कि व्यक्ति की आर्थिक उन्नति के साथ साथ उसके पास पैसा तो आ रहा है, अगर साथ साथ उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो रहा है, तो ये ज़्यादा विकास है। ठीक है, फिर देखिए एक है सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास क्या है अभी आगे जानेंगे। सतत विकास की अवधारणा के तहत आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने से है। यानी कि सतत विकास का अर्थ ये होता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम संसाधन छोड़ के जाएं, हम उन संसाधनों को पूरा ख़त्म ना करें। विकास का लक्ष्य बेहतर व सुखद जीवन की कामना है। यानी कि विकास का जो मुख्य लक्ष्य है वो एक बेहतर और एक सुखमय जीवन जीना होता है। हमें वर्तमान ज़रूरतों का नहीं, दीर्घकालीन हितों का भी ध्यान रखना होता है। यानी कि हमें जो वर्तमान में हमारी ज़रूरत है उनका ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में हमारे जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए हमें संसाधनों के और उनके हितों का भी ध्यान रखना होता है। विकास की दृष्टि से विश्व को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो होते हैं विकसित देश, एक होते विकासशील देश, एक होते अल्प विकसित देश। जो विकसित देश होते हैं वो तो जो विकास की दर होती है उसको पार कर चुके होते हैं, और जो विकासशील देश होते हैं वो विकसित देश से कम धनी होते हैं, और अल्प विकसित जो होते हैं जहाँ पे संसाधन नाम मात्र के होते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद में भी हम आगे चल के पूरी डेफिनेशन के बाद पूरा का पूरा इन्हें हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, फिर देखिए विकास केवल आर्थिक उन्नति हेतु ही नहीं माना जाता है। यानी कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं होता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। यानी कि विकास का अर्थ व्यक्ति की केवल या किसी देश की आर्थिक उन्नति ही नहीं है, बल्कि अब विकास को मापने के अलग अलग तरीके खोजे जा रहे हैं, जिसे मानव विकास प्रतिवेदन कहा जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यानी कि प्रकृति के जो संसाधन हैं, अगर हमें विकास करना है तो हमें इनका भी ध्यान में रख के विकास करना चाहिए, ताकि ये भी संरक्षित रह सकें। हमें अपने जीवन शैली को बदलकर उन साधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। यानी कि हमारी जीवन शैली में जो वह वस्तुएं, वह संसाधन जो नवीनीकरण नहीं, यानी कि जिनको हम पुनः नहीं बना सकते, जो हमें पुनः नहीं मिलेंगे, जो कम हैं, उनका हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सतत विकास क्या होता है। अभी तो आपको मैंने बता ही दिया कि सतत विकास की अवधारणा जो है वो व्यक्ति के साथ साथ
एक व्यक्ति के साथ साथ सभी व्यक्तियों की और जो वनस्पति जो प्रकृति है उसका भी विकास होना होता है। तो देखिए, स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल तथा संयोजन की आवश्यकता है। यानी कि व्यक्ति अपना जो विकास कर रहा है, देश जो अपना विकास कर रहा है, उसके साथ साथ पर्यावरण और जो औद्योगिक तंत्र है उसके साथ इन्हें तालमेल बिठा के ही ये सतत विकास कर सकते हैं। विकास के नाम पर औद्योगिकरण द्वारा पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। यानी कि जो विकास है उसके नाम पर औद्योगिकरण जो शब्द लगा दिया गया है कि औद्योगिकरण हो रहा है तो विकास किया जा रहा है, लेकिन सतत विकास के लिए ज़रूरी है कि औद्योगिकरण से जो दूषित जल धुआं वगैरह निकलता है उसको नियंत्रित किया जाए। विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों की निर्धारण होना चाहिए। यानी कि विकास के लिए जो आर्थिक रूपरेखा है और जो नीतियां हैं वो निर्धारण किए जानी चाहिए कि आने वाले समय में हम क्या क्या कदम उठाएंगे, कौन कौन से एनजीओस खोलेंगे, इन सभी के बारे में। मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के साथ साथ लोगों को इस बारे में जागरूक भी करना चाहिए, जिससे कि हम अपना विकास तो करें ही, साथ साथ जो प्रकृति है उसका भी विकास हो। संसाधन जो है वो सीमित तो हैं, उनका हम कम से कम प्रयोग करें। ठीक है। अधिक प्रभावी तथा शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जीव जंतु और मानव को पर्यावरण प्रदूषण से बचाए रखने का प्रमाण होना चाहिए। यानी कि अधिक प्रभावशाली शक्ति वाले जो देश हैं उनकी जीवन शैली के साथ साथ जो मानव की जीवन शैली के साथ साथ और जो जानवर होते हैं, प्रकृति होती है, जो पर्यावरण होते हैं, इन सभी को प्रदूषण से बचाना चाहिए। पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ प्रबंध के स्तर पर जोड़ दिया जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण की जो विकास की नीतियाँ होती हैं उसको मतलब कि देखिए, पर्यावरण है उसकी जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो विकास की नीतियों के साथ में उन्हें जोड़कर बनाना चाहिए। ठीक है। वास्तव में पर्यावरण और विकास नीति एक दूसरे के पूरक हैं। स्थायी विकास तभी संभव है। यानी कि जब पर्यावरण का विकास होगा तब भी मनुष्य का विकास होगा, मनुष्य का विकास होगा तभी पर्यावरण का विकास होगा। यानी कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक का भी विनाश होना स्टार्ट हो गया तो दोनों का विनाश हो जाएगा। इसीलिए स्थायी विकास तभी होगा जब पर्यावरण विकास की नीति और मानव विकास की जो नीति है वो एक दूसरे के पूरक होगी। ठीक है। तो ये था विकास का अर्थ। तो देखिए, विकास से क्या अभिप्राय होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सतत विकास की, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा कि विकास की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। यानी कि हम विकास तो कर लेते हैं लेकिन विकास करने के दौरान चुनौतियाँ जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए, 20वीं शताब्दी के 2.5 के बाद एशिया और अफ्रीका देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। अब तक निम्न जीवन स्तर और कमज़ोर जीवन अविकसित और विकासशील राष्ट्र हैं। यानी कि 20वीं शताब्दी के बाद एशिया और अफ्रीका देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक है। अब निम्न जीवन स्तर और कमज़ोर जीवन स्तर, देखिए, निम्न जीवन और कमज़ोर जीवन स्तर वाले देशों को बांट दिया अविकसित और विकासशील देशों में। कौन से? एशिया और अफ्रीका जो देश थे उनको। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रों और उन राष्ट्र के सामने एक सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सबसे बड़ी जो भयानक चुनौती सामने आई वो ये थी, गरीबी को दूर करना, कुपोषण को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी है उनके दबाव की समस्याओं को दूर करते हुए उन लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्रोवाइड कराना। और बहुसंख्यक आबादी का सामना करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि संसाधनों का उपयोग औपनिवेशिक स्वामी के लाभ के लिए किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है विकास के लिए वो होती थी सबसे पहले तो गरीबी, कि लोगों की जो आर्थिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं वो कुपोषित पैदा ना हो, बेरोजगारी ना हो, समाज में अशिक्षा ना हो, बुनियादी आवश्यकताएं उनकी पूरी की जा सकें। ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद ये सारी जो चुनौतियां हैं वो एक देश के सामने आती हैं। ठीक है। अब राष्ट्रीय हित के लिए संसाधनों का उपयोग करें और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नीतियां बनाएं। यानी कि देखिए, जहाँ तक है संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाए। ठीक है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है
तो राष्ट्र के लिए संसाधनों का उपयोग तो करें, लेकिन समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको दूर करने की नीतियाँ बनाने चाहिए। विकास के चरण, प्रारंभिक वर्ष, पश्चिम और आर्थिक विकास के साथ पकड़, यानी कि विकास के जो चरण हैं उन्हें निर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रथम चरण में ये होगा, दूसरे चरण में ये होगा, फिर अगले चरण में ये होगा, और पूर्ण विकास इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है। और अपनाए जाने वाले लक्ष्य कौन कौन से हैं? आधुनिकीकरण अपनाया गया है, औद्योगिकरण अपनाया गया है। किनके द्वारा? देखिए, ये जो लक्ष्य हैं, कौन से लक्ष्य? आधुनिकीकरण के लक्ष्य और औद्योगिकरण के लक्ष्य। ये कैसे अपनाए गए? देखिए, विकसित राष्ट्रों से ऋण और सहायता के साथ इस परिवर्तन को लाने के लिए राज्य केवल एजेंसी थी। यानी कि ये कहा जा रहा है कि विकास जो था उसको स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण जरूरी था। तो ऐसे में जो विकसित राष्ट्र से उनसे विकासशील देशों ने और जो अल्प विकसित देश थे उन्होंने ऋण लिया। तो ऐसे में जो विकसित राष्ट्र थे ये उन्हें ऋण देने वाली एक एजेंसी के रूप में उभर के सामने आए थे। ठीक है। भारत ने भी ऋण लिया था। भाखड़ा नांगल बांध, इस्पात परियोजना, उर्वरकों और बेहतर कृषि के साथ साथ 5 साल की योजनाएं इन्होंने बनाई थी। समृद्धि असमानता को कम करने के लिए समाज के सबसे गरीब तबके को प्रभावित करेगी IIT और उन्नत संस्थानों की स्थापना। यानी कि समृद्धि और असमानता को कम करने के लिए समाज का जो सबसे गरीब तबका है पहले उसे उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए, जिसके लिए IIT और भी ऐसे कई संस्थानों की स्थापना की गई है। ठीक है। तो ये थी विकास की चुनौतियों के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं विकास का जो प्रचलित मॉडल है इसके बारे में। यानी कि देखिए, विकास तो हम कर रहे हैं लेकिन विकास का कोई नीति तो होगी, कोई मॉडल तो होगा। तो वही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि विकास का प्रचलित मॉडल कौन सा है उसके बारे में। देखिए, अविकसित या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया, और यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है। यानी कि जो अविकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, इन्होंने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में इनके विस्तार के लिए अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए और आर्थिक उन्नति का एक लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, जो कि सिर्फ राज्य की सत्ता के माध्यम से ही संभव था। अनेक विकासशील देशों ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। यानी कि जो विकासशील देश थे, अविकसित देश थे, उन्होंने विकसित देशों की मदद से अपनी योजनाओं को अंजाम दे पाया और वो विकास कर रहे हैं। ठीक है। फिर आती है विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वृहद परियोजनाओं के माध्यम से देश की संपदा में बढ़ोतरी करना व आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना। यानी कि एक देश के अंदर जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना हो गई, खनन को बढ़ावा देने के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए, कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए ये जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों की और जो अविकसित देश होते हैं उनकी इस प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, उन्हें ऋण देते हैं, उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनको ये पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं। ठीक है। इस मॉडल से विकास के लिए ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग होता है, जिससे इसकी कीमत समाज और पर्यावरण दोनों को चुकानी पड़ती है। यानी कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा होती है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ऊर्जा के संसाधन है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था विकास का प्रचलित मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, विकास के प्रचलित मॉडल की आलोचना और एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो करेंगे हम कल की वीडियो में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देना। आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।